तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं मेरे फेवरेट टॉपिक स्पेस साइंस, और उसका एक वीडियो आया है ध्रुव राठी के चैनल पे, वेयर डिड अर्थ कम फ्रॉम द 4.6 बिलियन ईयर हिस्ट्री ऑफ आवर सोलर सिस्टम बाय ध्रुव राठी। तो इसमें मेरे पास भी थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी ऐड ऑन करने के लिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ये सब चीज़ें देखता ही रहता हूँ, मैं कंटिन्यूसली देखता रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया, जैसे सूरज जहाँ तक मेरे को याद है 3rd जनरेशन स्टार है पड़ा, और उसके अलावा अर्थ जो है पड़ा उसके कुछ पार्टिकल जो है पड़े वो मार्स से आए हुए हैं। काफ़ी सारे एस्टेरॉइड्स बार बार टकराए हैं, उसके बाद वो अर्थ फॉर्म हुई है। इवन जो हमारा मून है वो भी पहले एक तरह की रिंग था अर्थ के अराउंड, फिर वो बाद में विद टाइम ग्रेविटी पुल और चीज़ों के थ्रू वो आपस में भिड़ता रहा और कनेक्ट हो गया, एक फुल मून बन गया। तो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है इन चीज़ों के बारे में। तो जो भी मेरे बस का होगा, अगर वीडियो में ना दिखा तो मैं शेयर करूंगा, और जो मैं सीख सकूंगा वो मैं सीखूंगा तुम्हारे साथ मिलके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते, लेट्स गो। आई लव इट ब्रो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है, ये धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का, यही धरती आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला था। एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में जाहिर सी बात है, सवाल उठता है आखिर ये लावे का गोला हमारी आज की पृथ्वी में कैसे बदल गया? ये सारा पानी कहां से आया? हमारे चांद यानी मून की फॉर्मेशन कैसे हुई? इस सब का कनेक्शन है दोस्तों हमारे सूर्य और सोलर सिस्टम के जन्म से। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को गहराई से आज के इस वीडियो में। आई लव इट। ब्रो फील है ब्रो। जो लोग ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं और सिर्फ उसकी पॉलिटिकल टॉक्स के लिए ही फॉलो अगर करते हैं, तो भाई जस्ट चेक हिज स्पेस साइंस वीडियोस ब्रो, नेक्स्ट लेवल है पड़ी। और जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग पूरे वर्ल्ड में कोई चीज़ है पड़ी, फॉर मी इट्स स्पेस साइंस। मज़ा आ जाता है भाई, जितना घुसोगे उतना मज़ा आएगा और मत्था घूम जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट खत्म नहीं होएगा। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले यानी 460 करोड़ साल पहले की बात है, हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह था तो सिर्फ अंधकार, गहरी शांत और खाली स्पेस। इस स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल। इस बादल को हमने नेब्यूला बोलते थे, और क्या बोलते थे, मतलब एक क्लाउड है उसको नेब्यूला बोलते हैं। नेब्यूला का नाम दिया है, हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता है। इसमें कई प्रकार की गैसेस मौजूद थी, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। ये बादल शांति से करोड़ों अरबों सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक दिन एक बड़ा धमाका होता है। नहीं, मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सुपरनोवा की। ये धमाका इस बादल के अंदर नहीं होता, बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक डाइंग स्टार एक्सप्लोड कर जाता है। इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा बुलाते हैं, और अक्सर ये उन स्टार्स के साथ होता है जो अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच चुके हैं। इस धमाके की शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती हैं, और इसके चलते ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस बादल के कुछ एरियाज में गैस और डस्ट कंप्रेस करने लगता है। धीरे धीरे ये पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है, और जो गैस और धूल थी वो घूमने लग जाती है, गोल गोल घूमने लग जाती है एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में। इस फ्लैट रोटेटिंग डिस्क को हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का नाम देते हैं। यस, इवन अभी रिसेंटली जो मैंने रिसेंट स्टडीज पढ़ी उसमें K20 करके शायद कोई था, 16,000 लाइट ईयर्स दूर एक सन है पड़ा, जो कि हमारे सन से 2000 गुना ज़्यादा बड़ा बोला गया है, कि वो भी ऑलमोस्ट डाइंग स्टार है पड़ा। वो मतलब 16,000 लाइट ईयर दूर है पड़ा, तो मतलब 16,000 साल पुरानी बात है पड़ी। वो टेक्निकली डायरेक्ट ये 16,000 साल पुरानी लाइट है जो हम देख रहे हैं अभी। मतलब हाल फिलहाल शायद वो एक्सप्लोड हो भी चुका होगा, उसकी लाइट हमारे को 16,000 साल बाद जाके दिखेगी। तो समझ रहे हो तुम्हारा भाई कितना इंटरेस्टेड है इसमें। मेरे को मजा आता है भाई ये इसमें। भाई पहले मैं वीडियोस नहीं बनाता था इसके बारे में, बट अभी मेरे को मजा आता है शेयर करने में भी थोड़ा बहुत जानकारी। प्रोटो का मतलब है पहले, प्लैनेट्स के आने से पहले की डिस्क। स्क्रीन पर दिखाए गए इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि ये डिस्क कैसी दिखती होगी। क्योंकि ये डिस्क चपटी हुई है, फ्लैट है, इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक फ्लैट सोलर सिस्टम क्यों है। इसकी बात मैंने वॉयेजर वाले वीडियो में करी थी। हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स जब सूरज के अराउंड गोल गोल चक्कर लगाते हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्लैनेट का ऑर्बिट ज्यादा ऊपर नीचे हो एक दूसरे से। अब इस प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और
टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहते हैं, जिसके चलते एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। प्रोटोस्टार यानी फिर से वही मतलब कि स्टार के बनने से पहले जो चीज एग्जिस्ट करती थी। अब धीरे धीरे यहां पर नेबुला का सारा मटेरियल बीच की ओर खींचा जाता गया बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर ये इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया बीच में कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन जो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमारे सूरज का जन्म होता है, और यही वो रिएक्शन है जो आज के दिन तक भी सूरज में हो रहा है, जिसकी वजह से धूप, गर्मी और रोशनी हमें मिलती है धरती पर। और जहाँ तक सूरज की बात करें तो सूरज की 70%, हमारे सूरज की 70% लाइफ जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। 30% बाकी है, जो कि 300 करोड़ साल है पड़ी। तो अभी बहुत टाइम है हमारे सूरज को। हमारी धरती शायद काफ़ी पहले ही ख़त्म हो जाएगी। दो रीज़न होंगे। फर्स्टली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एक्सीड हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सेकेंडली एस्ट्रॉयड हो सकता है, और थर्डली जो हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो नियर बाय गैलेक्सी, उसके कोलिजन की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल पुल होगा उसकी वजह से, जो 10 लाख साल बाद होना है। तो चांसेस आर देयर कि हम पहले सुहा हुए सूरज से। एक्चुअल रिएक्शन डिटेल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यही हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। उस वक्त 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर नेबुला का ज्यादातर गैस और डस्ट सारा सूरज में जाकर इकट्ठा हो रहा था। यही कारण है कि आज के दिन भी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का टोटल मास का लगभग 99.8% सिर्फ सूरज में मौजूद, और बाकी का 0.1% जुपिटर के पास है, और उसके अलावा बचा हुआ 0.1% जो है बड़ा, वो एस्टेरॉइड्स का है और इसका है सबका। बाकी के जो भी हमारे ग्रह हैं बड़े, जुपिटर हमारे को सबसे ज्यादा बचाता है। और बाकी जो 0.2% है वो बेकार नहीं गया। उसी 0.2% से बनते हैं 8 प्लैनेट्स, सैकड़ों मून्स, हजारों कॉमेट्स और लाखों एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन सवाल ये कि कैसे बनने शुरू हुए ये प्लैनेट्स, ये चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो घूमती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी, उसके अंदर छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे और चिपकने लगे एक दूसरे से। ये स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस की वजह से होने लगा, और शुरू में इससे छोटे छोटे गुच्छे बनने लगे। लाखों सालों बाद धीरे धीरे गुच्छे और बड़े होने लगे, जब और धूल के पार्टिकल्स इनसे जाकर टकराए। धीरे धीरे इनमें से कुछ इतने बड़े बन गए कि उनका साइज 1000 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक पहुंच गया। इन चीजों को हम प्लैनेटेसिमल्स करके पुकारते हैं, यानी कि प्लैनेट्स का बहुत छोटा, टाइनी वर्जन। जब ये प्लैनेटेसिमल्स ग्रेविटी के प्रभाव से इकट्ठे होने लगे और साइज और मास में लगभग हमारे चांद जितने बड़े। नहीं यार, बीच में ऐड नहीं चाहिए भाई, ये स्पेस साइंस के बीच में ऐड नहीं चाहिए। फटाफट चल 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 हो गए, तो हम इन्हें प्रोटोप्लैनेट्स करके पुकारने लगे। ये जो पूरे इकट्ठे होने का प्रोसेस है, इसे हम एक्रीशन कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में एक्रीशन की डेफिनेशन देखो, द कमिंग टुगेदर एंड कोहेशन ऑफ मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन टू फॉर्म लार्जर बॉडीज। मटेरियल्स के एक्यूमुलेशन से लार्जर बॉडीज का निर्माण होना। एक्रीशन के इस प्रोसेस को सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉमर विक्टर सैफरोनोव ने साल 1969 में पहली बार दुनिया के सामने रखा था, लेकिन शुरुआत में उनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। ये सिर्फ 1984 में जाकर ही था कि जब सैफरोनोव के काम को पढ़ा जाने लगा और उनके आइडियाज को साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा अपनाया जाने लगा। आज के दिन एक्रीशन का ये प्रोसेस साइंटिस्ट पूरे ब्रह्मांड में बार बार देख चुके हैं होते हुए टेलीस्कोप्स के जरिए। एस्ट्रोनॉमर्स ने बाकी सोलर नेबुलाज में चीज होते हुए देखी है कि धूल के पार्टिकल्स काफी तेजी से इकट्ठे हो जाते हैं, और सिर्फ चंद हजार सालों में ये 1 सेंटीमीटर तक के पार्टिकल्स बन जाते हैं। क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में होता हुआ देखा गया, इसलिए साइंटिस्ट अब सेफली कह सकते हैं लाखों सालों बाद यही छोटे छोटे पार्टिकल्स और बड़े होते रहते हैं और बाद में प्लैनेट्स बन जाते हैं। इसी प्रोसेस बेसिकली इट्स अ कंप्लीट सर्कल। स्टार बना, स्टार मरा, स्टार मरने के बाद में कुछ सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में कुछ ब्लैक होल्स बन गए, कुछ के पार्टिकल्स फैल गए, वो पार्टिकल्स फिर किसी ऐसे सर्कुलर मोशन में पहुंच गए, वहां पे फिर वो कोलैब हो गए। कोलैब होने के बाद में एक और सिस्टम तैयार हो गया, उस सिस्टम के अंदर फिर से कुछ ना कुछ प्लैनेटरी फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई, सूरज उसका बन गया। तो ये चलता रहेगा, इसका कोई एंडिंग प्रोसेस नहीं है। मिलियंस ऑफ स्टार्स मरते रहेंगे, मिलियंस ऑफ स्टार्स उगते रहेंगे, मिलियंस ऑफ स्टार्स के आसपास में प्लैनेट सिस्टम क्रिएट होता रहेगा। तो ये नेवर एंडिंग है पड़ा। इसका एक और सबूत हमें मीटियोराइट्स में भी देखने को मिलता है। जो मीटियोर्स धरती पर आकर गिरते हैं, साइंटिस्ट जब उन्हें स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स मौजूद हैं, तो एक चीज जो काफी पाई गई है मीटियोराइट्स में, वो है कॉन्ड्रूल्स। धूल और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े जो प्लैनेट्स बनने से पहले के समय से बचे हुए हैं। इनके अंदर यूरेनियम और हैफनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बंद होते हैं,
जो साइंटिस्ट को उनकी उम्र पता करने में मदद करते हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराना है। इसे 6 बिलियन ईयर्स पुराना माना जाता है। इसका मतलब ये किसी सुपरनोवा में बना था। यही सारा मेजरमेंट्स का डेटा कलेक्ट करके धूल और प्लैनेटिसिमल्स के कोलिजन्स के कुछ सिमुलेशंस साइंटिस्ट बना पाते हैं, और उन सिमुलेशन से हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि ये प्रोटोप्लैनेट्स बनने में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगा होगा। अब हमारी धरती की बात करें तो ये जो छोटे प्रोटोप्लैनेट्स और प्लैनेटिसिमल्स थे, इनके बीच अक्सर टकराव होते रहते थे, और ये टकराव कोई छोटे नहीं थे। बहुत जबरदस्त एनर्जी निकलती थी, इनमें इतनी गर्मी पैदा होती थी कि चट्टानें पिघल जाती थी और इनके ऊपर लावा के समुद्र बन जाते थे। जैसे जैसे ये प्रोटोप्लैनेट्स एक दूसरे से टकराते गए, इनका साइज बढ़ता गया। ग्रेविटी के कारण इन्होंने ओवर टाइम एक गोले की शेप लेनी शुरू कर दी, एक स्फेरिकल शेप। और ऐसे ही कुछ टकरावों के बाद जन्म हुआ हमारी धरती का। Over millions of years, gravity pulls these rocks together to form the Earth. One of at least 100 planets circling the sun. ये जो समय था जहां पर कॉन्स्टेंटली बमबारी चलती रहती थी, हमारी धरती से आकर छोटे प्रोटोप्लैनेट्स टकराते तो कभी प्लैनेटिसिमल्स टकराते। इस समय को हम हेडन ईयॉन करके पुकारते हैं। ईयॉन शब्द का असली में मतलब है एक बहुत बहुत इनडेफिनेटली लंबा समय, और हेडन जो नाम है ये अंडरवर्ल्ड के ग्रीक गॉड हेडिस से आया है। इस नाम को रखने के पीछे क्या कारण था आप समझ सकते हो। उस वक्त नर्क जैसी हालत थी धरती पर। यह समय 4.6 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 4 बिलियन ईयर्स पहले तक चला। इस समय कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो धरती से टकराए वो 100 किलोमीटर बड़े थे, कुछ 200 किलोमीटर बड़े थे। तो जो भी चट्टानें उस वक्त धरती पर हुआ करती होंगी वो सब पिघल जाती थी और सबकी सब लावा में बनती रहती थी, बार बार दबती रहती थी। लेकिन अब कमाल की बात देखो दोस्तों, यही नर्क जैसा समय कारण था जिसकी वजह से धरती पर पानी आया। कुछ कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स जो धरती से टकराते थे उनमें काफी ज्यादा मात्रा मौजूद होती थी पानी की। अब आप पूछोगे लेकिन उन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स में पानी कहां से आया? इसके पीछे कारण है दोस्तों सोलर नेबुला। वो धूल का बना जो वो बादल था जिसकी मैंने शुरू में बात करी थी, उसमें कुछ आइस क्रिस्टल्स भी होते थे, और कुछ पानी एक्चुअली में धरती पर खुद भी मौजूद था। जब इस ईयॉन युग से संबंधित माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स के भीतर फंसे हुए मिनरल्स की एनालिसिस करी तो पता चला कि पृथ्वी पर भी लिक्विड वाटर मौजूद था। इवन देयर इज अ मून ऑफ सैटर्न, हाँ सैटर्न का एक मून है टाइटन पे भी पानी है बड़ा। इवन पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी ऑन वीनस ग्रह, जो सबसे गर्म ग्रह है, 440 डिग्री कुछ टेम्परेचर रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है, वहाँ पे भी लाइफ के चांसेस हैं पड़े। मार्स पे भी जो टॉप एरिया पे देखोगे वहाँ पे कुछ बर्फ़ के अभी भी हैं पड़े, पहाड़ से हैं पड़े। अगर वो उसको हीट सोर्स मिलता है, वो पिघलते तो वहाँ पे भी पानी वापसी आपको देखने को मिलेगा। अंडर उसके भी शायद से पानी अवेलेबल है, वो उतना भी उसका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है नहीं मेरे पास, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। बट वहाँ पे आइस है, आइस डेफिनेटली है, वो फोटोज में आप देखोगे तो देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादातर जो पानी की मात्रा बढ़ रही थी उसके पीछे एक बड़ा कारण था ये जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स धरती से आकर टकरा रहे थे। इसके अलावा एक दूसरा प्रोसेस भी हो रहा था। जब ये कोलिजन्स होती थी धरती के साथ तो पानी भाप बनकर हवा में चला जाता था और समय समय पर बरसने लगता था वापस धरती पर। इस हेडन युग के खत्म होने तक हमारी पृथ्वी एक होमोजेनस बॉल बन चुकी थी। चारों तरफ मैग्मा ही मैग्मा था, लगभग एक समान रूप की लावा की लेयर बन गई थी धरती के अराउंड। इसे ग्रेविटी ने साथ में बांध कर रखा था और इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला डिफरेंशिएशन का। आपके मन में शायद फिर से सवाल आए कि हमें कैसे पता चला कि उस समय पर सही में ये सब हुआ था। इसके पीछे कई सारी टेक्निक्स हैं दोस्तों। एक है पुराने पत्थरों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग करना, स्टडी करना बिलियंस ऑफ साल पुरानी मिनरल्स को और देखना कि उनका कॉम्पोजिशन कैसा है। एक टेक्निक है कंपैरेटिव प्लैनेटोलॉजी, बाकी प्लैनेट्स के कॉम्पोजिशन को देखना और समझना कि रीसेंट हिस्ट्री में वो कैसे दिखते थे और कैसे डेवलप किए। और तीसरा हो गया कंप्यूटर सिमुलेशंस रन करना, जो गैसेस और एलिमेंट्स उस समय में मौजूद थे उन सब का डेटा कंप्यूटर में इनपुट करना और मॉडल के थ्रू रन करके देखना कि वो मॉडल कैसे बिहेव करता है। कुछ इसी लाइक ये ना ये चीज़ की ना थोड़ी सी ना इंडिया में कमी है। इंडिया बहुत पीछे है इस मामले में। हम बाहर देखने जा रहे हैं, हम ब्रह्मांड को देखने जा रहे हैं, बट हमारे को हमारी खुद की ही रूट्स का कोई आइडिया नहीं है। हमारे यहाँ पे ज़रा सा भी, जैसे इजिप्ट वगैरह में आपने देखा होगा, वो लोग कितना निकलते हैं ममीज़ वगैरह ढूंढने के लिए और चीज़ें ढूंढने के लिए। हमारे पास वो सब है ही नहीं। लाइक मिनिमल है पड़ा, वो भी पता ही नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी शायद से खर्चा लगा रही है। गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है पड़ा। जबकि सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं
कल्चर वाइज कह सकते हैं, गॉड वाइज कह सकते हैं, या फिर इन जनरल भी कह सकते हैं। हमारा जो डीएनए तक है पड़ा वो भी दी ओल्डेस्ट डीएनए में से एक है पड़ा। तो हमारे पास हमारे ही बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं, हमारी ना कोई रिसर्च हुई है, ना उसके बारे में जानकारी ली गई है, ना बताया गया है क्या होता है क्या नहीं होता है। जबकि ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है कि हम पहले अफ्रीकन होते थे, पूरा का पूरा जो इंडिया है वो उससे टूटा था विद टाइम, और टूट के फिर एशिया के साथ एडजस्ट हुआ था। वो एशिया के साथ एडजस्ट होने के पहले हमारी क्या लाइफ थी उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जीरो, बिल्कुल अंडा इन्फॉर्मेशन है। और कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद किसी के पास इन्फॉर्मेशन हो भी बट उसने शेयर ही ना करी हो, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ ही नहीं है, एक्टिवनेस ही नहीं है इस चीज़ को लेके कि हमारी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत एटलीस्ट पता करा जाए। बस अयोध्या के बारे में हमको बता दिया, श्रीलंका के बारे में हमको बता दिया, और ये क्या नाम है कुरुक्षेत्र के बारे में बता दिया, थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा बताया हुआ है जो हमारे गॉड्स से रिलेटेड है। बट हमारी जो ओरिजिन स्टोरी है पड़ी ह्यूमंस की, उसके बारे में ज़रा भी रिसर्च नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। जबकि देखने जाओ तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चीज़ें निकलेंगी अगर इंडिया में ढूंढी जाएंगी तो। नॉट एट द लेवल ऑफ इजिप्ट बट स्टिल काफ़ी सारी हिस्टोरिक चीज़ें दफन होंगी, कहीं ना कहीं छुपी पड़ी होंगी, जिसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं होती। तो ये इट्स एल फॉर अस। तरीके से हम डेटा साइंस की मदद से हम अपने प्लेनेट की हिस्ट्री बेहतर समझ पाए हैं। इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में किया जाता है, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, मीडिया, हेल्थ केयर। अगर आप अपने आप को इसमें अपस्किल करना चाहते हो और इस डायनेमिक फील्ड में एंटर करना चाहते हो, टेक रेडी बना ज्यादा कम कर नीचे डिस्क्रिप्शन जिसमें मल्टी क्रस्ट, मेंटल और कोर हैं। आज के दिन हम सब जानते हैं कि मेनली 3 लेयर्स हैं धरती की, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हेडियन इयॉन के एंड तक आते आते अर्थ का जो क्रस्ट था वो ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका था, लेकिन सही मायनों में ये जो 3 लेयर का सेपरेशन है ये इसके अगले काल में ही देखने को मिलता है, द आर्कियन इयॉन। आर्कियन शब्द आता है, जहां तक मेरे को याद है, एक और बार पूरा अर्थ जब एक सर्कुलर फॉर्म में आ गया था उसके बाद एक और बार वो हुआ था, लाइक एस्टेरॉइड बहुत बड़ा कनेक्ट वो हो गया था, भिड़ के गया था अर्थ से, जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने जहाँ तक पढ़ा था। पहले वो गर्म था, फिर वो ठंडा हुआ था, ठंडा होने के बाद एक और बार एस्टेरॉइड गिरा था, उसके बाद वो वापसी क्या नाम है गर्म हुआ था, फिर हमारा मून प्रिपेयर हुआ था, फिर वापसी ठंडा हुआ था, फिर लाइफ एग्जिस्ट हुई थी, फिर दोबारा एस्टेरॉइड गिरा था डायनासोर के टाइम में, सब फिर से गर्म हुआ था और वापसी फिर से ठंडा हुआ था, जहाँ तक मेरे को याद है। कुड बी थिंक मैं गलत हूँ शायद से, मेरे को जहां तक याद है मैं वो बता रहा हूं। ग्रीक वर्ड आर्के से, जिसका मतलब होता है बिगिनिंग। तो इस युग से बेसिकली हम कंसीडर करते हैं कि सही मायनों में धरती का जन्म होना शुरू हुआ। ये समय 4 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स पहले तक चला। इस समय में हुआ क्या कि धरती जो एक लावे के गोले की तरह थी, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद थे। जो भारी एलिमेंट्स थे जैसे कि आयरन और निकल, जो बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस थे, वो धीरे धीरे इस मैग्मा के अंदर फ्लो करके धरती के सेंटर की ओर खिंचने लगे। ठीक उसी तरीके से जैसे पानी रेत में से अपना रास्ता बनाता है। इसके पीछे सिंपल कारण था ग्रेविटेशन का फोर्स। जो भारी एलिमेंट्स हैं आयरन और निकल, वो सेंटर की तरफ खिंचते गए, और जो हल्के एलिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे बहकर ऊपर की तरफ आते गए, जैसे कि सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। ये अलग अलग एलिमेंट्स का ऊपर और नीचे जाना समय के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ता गया, और धीरे धीरे धरती के सेंटर में धरती का कोर बनने लगा, जब ये आयरन और निकल इकट्ठे फ्यूज होने लगे। हम सब जानते हैं कि धरती का कोर सबसे गर्म कंपोनेंट है धरती का। यहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आमतौर पर जो आयरन है, लोहा है, वो इस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन धरती के सेंटर में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो इस टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता, बल्कि आयरन और निकल सॉलिड फॉर्म में धरती के कोर में मौजूद है। और दैट्स आवर मैग्नेटिक फील्ड जो सोलर रेडिएशंस वगैरह से बचाता है हमारे को। आज के दिन भी अरे ऐड मत ला भाई, गलत टाइम पे ऐड ला रहा है, वो भी पूरी ला रहा है। चलो इतने में मैं वो कवर कर देता हूँ। जो कोर है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ट्रिपल लेयर बनाता है, जो भी सोलर रेडिएशन आता है उससे प्रोटेक्ट करता है, और हमारे को जो रिक्वायर्ड धूप है विद यूवी रेज आती है, बट विद यूवी रेज आने के बाद जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर अगर सरल भाषा में बताऊं तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो टॉप लेयर है पड़ी, जो अगर आपने बाहर से देखा हो वो थोड़ा थोड़ा अलग से ग्लो कर रही होती है, दैट इज O3 ओजोन लेयर। उसके थ्रू यूवी रेज से हम प्रोटेक्ट होते हैं। वो यूवी रेज को ब्लॉक करती है, उसके बाद हमारे पास सूरज की रोशनी आती है, स्टिल वो भी बर्निंग होती है। होने के धरती के कोर में मौजूद है। आज के दिन भी ऐसा ही है।
और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होने के पीछे कारण सिर्फ ज्यादा प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, एक और कारण है मेंटल लेयर में हो रहा कांस्टेंट रेडियो एक्टिव डीके। यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स मेंटल की लेयर में मौजूद हैं, जिनका कॉन्स्टेंटली रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, और ये पृथ्वी की गर्मी का एक बड़ा मेन सोर्स है। मेंटल जो है ये सबसे मोटी लेयर है, 3000 किलोमीटर से ज्यादा मोटी है। आज के दिन ये लेयर सॉलिड है, लेकिन उस समय ये लेयर सॉलिड नहीं होती थी, यहाँ मैग्मा होता था। यहाँ हल्के एलिमेंट्स जब धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे तो उनके ठंडे होने से इसके ऊपर की लेयर क्रस्ट की फॉर्मेशन होने लगी। ऑक्सीजन का एलिमेंट इस क्रस्ट में सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट था। क्रस्ट का जो मास था 46% सिर्फ ऑक्सीजन से ही बनता था। अब यहाँ पर अगर इन एलिमेंट्स की डिटेल में जाएं तो बहुत लंबी डिस्कशन करी जा सकती है। जो अलग अलग प्रकार के पत्थर आज के दिन क्रस्ट पर पाए जाते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्रस्ट की गहरी लेयर्स में पाई जाने वाली मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसे कि मार्बल या स्लेट, एक बड़ा क्लियर कट ट्रांजिशन दिखता है जैसे जैसे आप धीरे धीरे मेंटल से ऊपर आते रहते हो क्रस्ट की ओर, क्योंकि मार्बल और स्लेट जैसे पत्थर जो होते हैं ये बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर के प्रभाव से बनते हैं, इसलिए ये क्रस्ट की गहरी लेयर्स में ही पाए जाते हैं। और अगर इन पर और भी ज्यादा हीट और प्रेशर लगाया जाए तो ये फिर से मैग्मा में बदल जाते हैं। इसके अलावा ऊपरी लेयर्स में सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जैसे कि सैंडस्टोन। ये वो पत्थर जो वेदरिंग की वजह से कॉन्स्टेंटली टूटते रहे और नए बनते रहे जब इन पर धूप, हवा, पानी और बर्फ पड़ी। तो कोयले को भी यहाँ पर एक सेडिमेंट्री रॉक कंसिडर किया जाता है। एक ऐसी सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है जिस पर दोनों केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस देखने को मिले। तो कुल मिलाकर बात यही है कि लाखों करोड़ों सालों तक ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस चला, जिसमें धरती की ये अलग अलग लेयर्स बनती रही। हम छोटी क्लासेस में अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये डिफरेंशिएशन सिर्फ क्रस्ट, मेंटल और कोर की है, लेकिन एक्चुअली में इसमें बहुत सारी डिफरेंशिएशंस करी जा सकती हैं। स्कूल के बाद अगर आप कभी जियोलॉजी और डिटेल में जाकर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली 3 नहीं बल्कि 5 और लेयर्स में इन्हें बांटा जाता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर। ये लेयर्स हैं लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोफेरिक मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। लिथोस्फेयर सबसे ऊपर की लेयर, इसे खुद 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, जो क्रस्ट ओशंस के इवन जो सबसे डीप अभी तक खोदा गया, जहाँ तक मेरे को याद है 12.5 किलोमीटर ही खोद पाए हम, और उससे ज़्यादा खोदने का गुदा हमें नहीं था। उसी में ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था कि इंसान नहीं झेल पाया था। 12.5 किलोमीटर ही खोद पाए थे, जो 3000 किलोमीटर उसका। तो और वैसे ऐसे स्टंट्स इंसान को करने नहीं चाहिए, बट इट इज व्हाट इट इज। ऊपर मौजूद है और जो क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद है, इनमें भी अपने आप में बहुत बड़ा फर्क है। समुद्रों पे जो क्रस्ट की लेयर है वो काफी पतली है, एवरेज मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद जो क्रस्ट की लेयर है वो 280 किलोमीटर तक हो सकती है। यहीं पर हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की, क्योंकि ये जो लेयर है ये कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि कई हिस्सों में टूटी हुई होती है। इन प्लेट्स की बाउंड्रीज जहां एक दूसरे से मिलती हैं वहां पर वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। जब ये एक दूसरे से रब करती हैं तब अर्थक्वेक्स आते हैं। इसके नीचे जो एस्थेनोस्फेयर की लेयर है वो रिजिड नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, एक लुब्रिकेंट की तरह बनती है। एस्थेनो का मतलब होता है ग्रीक में कमजोर, और ये वाली लेयर अनलाइक लिथोस्फेयर कंटिन्यूस है, इसमें कोई टुकड़े नहीं है। एवरेज मोटाई लगभग 140 किलोमीटर की। इसके नीचे आते आते लोअर मेंटल के ऊपरी भाग में एक ट्रांजिशन जोन देखने को मिलती है जहां चट्टानें अधिक से अधिक डेंस हो जाती हैं। ऐसी चट्टानों के कुछ उदाहरण देखिए, ओलिवाइन, पेरिडोटाइट, रिंगवुडाइट। ये हाई प्रेशर मिनरल्स मेंटल के अंदर बनते हैं और जैसा आप देख सकते हो दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप सोचोगे अगर ये मिनरल्स मेंटल के अंदर मिलते हैं तो हम बाहर निकाल के इन्हें कैसे देख पाते हैं? एक्चुअली में हम इन्हें बाहर नहीं निकालते, नेचर, धरती बाहर निकालती है। कई बार ऐसी वोल्केनिक इरप्शंस होती है जहां पर वोल्केनो से निकलने वाला मैग्मा मेंटल से आता है और अपने साथ ये हाई प्रेशर मिनरल्स लेकर आता है। दूसरा, कई बार क्या होता है जब मीटियोराइट्स धरती पर आकर टकराते हैं तो वो इतने स्पीड से उनका टकराव होता है कि उस प्रेशर से भी ये मिनरल्स कई बारी बन जाते हैं। अब इससे अंदर कोर की लेयर पर आए तो वहां जो आउटर कोर की लेयर है वहां गर्मी के कारण आयरन चर्न करते रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट्स पैदा होते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं लोहा बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इन इलेक्ट्रिक करंट से अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से धरती पर लाइफ सस्टेन कर पाती है, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूरज से आने वाले बहुत ही हानिकारक चार्ज्ड पार्टिकल्स हम पर नहीं गिर पाते।
थैंक यू कवर करने के लिए। मैंने ये पहले ही बोल दिया वीडियो में, बट ठीक है। सोलार विंड से हमें प्रोटेक्शन मिलती है और एक एटमॉस्फेयर बनी रह पाती है। आउटर कोर और इनर कोर की लेयर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे जैसे आउटर कोर का लिक्विड ठंडा हो रहा है वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और इनर कोर की लेयर इसी कारण से हर साल लगभग 1 मिलीमीटर बढ़ती रहती है। अब इस पूरी कहानी में एक सवाल ये आता है कि चांद कहां से आ गया? धरती ने तो जन्म ले लिया, लेकिन मून कहां से आया धरती के पास? इसका जवाब भी दोस्तों हेडियन इयॉन में ही छुपा है। साइंटिस्ट ने कई थ्योरी सोची थी कि क्या कारण हो सकता है चांद होने के पीछे। एक थी कैप्चर थ्योरी कि ये एक ऐसा प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट था जो धरती के नजदीक आया और धरती के ग्रेविटेशन फोर्स ने इसे कैप्चर कर लिया। इसे कैप्चर थ्योरी कहते हैं। दूसरी एक थ्योरी है को-फॉर्मेशन थ्योरी कि चांद और पृथ्वी एक ही साथ फॉर्म हुए थे। जब धरती की फॉर्मेशन हो रही थी, अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे थे, तो चांद भी वहीं पर फॉर्म हुए जा रहा था। तीसरी है एक फिजन थ्योरी कि धरती से ही टूटकर एक हिस्सा चांद बन गया। लेकिन असलियत पता है क्या? इनमें से कोई भी थ्योरी सच नहीं थी। मेरे को ये पता है कि इसके बाद जब अर्थ एक बार पूरी प्रिपेयर हो गई थी, लाइफ के आने के चांसेस बनने वाले थे, तब एक एस्टेरॉयड आया था, जो मैंने शायद बोल दिया पहले। तो आज के दिन ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि धरती से एक और प्लैनेट आकर टकराया था और इस टकराव की वजह से चांद की फॉर्मेशन हुई थी। इसे कहा जाता है जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अनुसार लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हो ही रही थी, तब एक और प्रोटोप्लैनेट एग्जिस्ट करता था। उसका नाम हमने रखा है थिया। ये करीब मार्स के साइज का प्लैनेट था। सोलर सिस्टम फॉर्म होने के करीब 100 मिलियन साल बाद ये प्लैनेट आकर धरती से टकरा जाता है। इस वक्त धरती सिर्फ एक लावा की गेंद थी, ये वाला प्लैनेट भी वही था। तो इस टकराव से होता क्या है, दोनों प्लैनेट्स का कोर एक दूसरे में अब्सॉर्ब हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाता है जो चांद बनता है। एज आई सेड बिफोर, मेरे को ये नहीं पता था कि वो भी एक मतलब प्लैनेट टाइप जो वर्ड बोला इसने, मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा 3-4 बार तो याद होएगा। तो वो मेरे को नहीं पता था, बट मेरे को ये पता था कि एक और मतलब हुआ था ये। अर्थ का जो टोटल मास है उसका करीब 30% मास हमारे आयरन रिच कोर का है, लेकिन मून के केस में ये सिर्फ 1.6 to 1.8% ही है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो मेटल्स थे उस दूसरे प्लेनेट में वो एक्चुअली में आज धरती पे ही मिल गए हैं और धरती का ही हिस्सा बन गए हैं। और चांद जो है वो इस टकराव के मलबे से निकला है। यहां भी आप सोचोगे लेकिन ये सब हमें पता कैसे चल पाया? असल में बात क्या है कि जब पहली बार नासा ने अपोलो मिशंस भेजे थे मून पर, तो वो अपने साथ बहुत सारी चांद की मिट्टी लेकर आए। चांद के मैंटल से जो सैंपल्स मिले बेसोल्टिक रॉक्स के, वो धरती पर पाए जाने वाली बेसोल्टिक रॉक से काफी सिमिलर थे। चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में जो ऑक्सीजन आइसोटोप्स और बाकी एलिमेंट्स थे वो पृथ्वी की चट्टानों में मिल रहे ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट से भी बहुत मिलते जुलते थे। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वो जो 3 रिजेक्टेड थ्योरीज थी उनमें फिजन थ्योरी सबसे करीब पहुंची थी। चांद असल में धरती का ही हिस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि धरती अपने आप ही अचानक से एक दिन टूट गई और चांद निकल गया। धरती का हिस्सा तभी टूटा जब एक और प्लैनेट इससे आकर बहुत ही भयानक तरीके से टकराया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसी चीज का नासा के सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक सिमुलेशन। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? अगर ये टकराव नहीं होता तो आज हम यहाँ जिंदा भी नहीं होते, क्योंकि इसी टकराव की वजह से धरती के एक्सिस पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। हमें 23.5 डिग्रीज का रोटेशनल टिल्ट देखने को मिला इसकी वजह से। बिना इस रोटेशनल टिल्ट के हमें गर्मी से सर्दियां, सर्दी से गर्मियां, ये सीजन ही नहीं देखने को मिलते। क्लाइमेटिक वेरिएशंस इतनी ज्यादा हो जाती कि लाइफ को अडेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता। दूसरा, बिना चांद के हमें टाइड्स नहीं देखने को मिलते। लो टाइड, हाई टाइड, ये जो वेरिएशंस आती हैं, इन्हीं वेरिएशंस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी से जमीन पर आ पाए। अब धरती पर और आर्कियन इयॉन में वापस आए तो कई और चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से लाइफ को शुरू होने का मौका मिल पाया। 3 मेन लेयर्स की सेपरेशन के बाद स्टेबिलिटी बढ़ने लगी। वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिली, ज्वालामुखी फटे जिसमें बड़ी मात्रा में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसेस ऊपर हवा में गई। ये वास्तव में गैसेस का बहुत ही खराब मिश्रण है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई,
वाटर वेपर ने कंडेंस करना शुरू कर दिया। ये कंडेंस्ड वाटर वेपर पृथ्वी पर बारिश के रूप में बरसने लगा और लाखों करोड़ों साल बाद जाकर हमें सरफेस पर विशाल महासागर देखने को मिला। ओशंस के बनने के पीछे एक और कारण मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, कॉन्स्टेंटली एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स का जो इम्पैक्ट हो रहा था। भारी संख्या में मौजूद इस लिक्विड वाटर ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया हमारे जीवन के लिए। इसने हमारी एटमॉस्फेयर से ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट को एब्जॉर्ब कर दिया। इसी की वजह से एक और भी चीज थी ना, बिकॉज हाइड्रोजन वाज ऑलरेडी देयर और ऑक्सीजन बाद में विद टाइम कोर से निकल के ऊपर आती रही थी। वो भी एक कारण था जहां तक मेरे को याद है। आई डोंट नो, कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं शायद थोड़ा सा गलत अंदाजा लगा रहा हूँ, बट जहां तक मेरे को याद है हाइड्रोजन तो लाइक वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही था हमेशा। हाइड्रोजन और हीलियम तो हमेशा से ही था, हर जगह है हाइड्रोजन तो। और ऑक्सीजन विद टाइम, जैसा ध्रुव ने बताया कि इनर कोर से आउटर कोर में आने लगा क्योंकि वो हल्का था और 46% कवर करता था वो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोलैब ही तो पानी है, H2O। तो वो शायद से उसके बाद ऑटोमेटिक क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये भी एक तरह का एटम ही है पड़ा जो आपस में सिर्फ बॉन्ड बना रहा है और उसके बाद क्रिएट हो रहा है। तो एस्टेरॉइड्स वाज द रीजन, वो मैं डिक्लाइन नहीं कर रहा, बट एक अर्थ का खुद का भी फॉर्मेशन था इसके पीछे। धरती के सरफेस पर टेम्परेचर्स इतने प्लेजेंट बन पाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। कमाल की बात पता है क्या है दोस्तों, आज के दिन भी इंसानों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन एमिशंस देखने को मिलते हैं। ज्यादातर कार्बन एमिशंस एक्चुअली में हमारे ओशंस के द्वारा ही अब्सॉर्ब किए जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पर मेन कंट्रीब्यूशन जंगलों का और पेड़ों का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली में ये काम समुद्र कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि धीरे धीरे समुद्र की कैपेसिटी फुल होती जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहते हो नीचे कमेंट्स में लिखकर बता दो। अभी क्योंकि टू बी फेयर मेरे को ओशियंस के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। ओशियन एनिमल्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत स्टडी करा हुआ, बट डीप नॉलेज मेरे को उतनी ज्यादा नहीं है, तो आई नीड दैट वीडियो। के लिए इस वीडियो को इस पॉइंट पर एंड करना चाहूंगा कि जितने भी इवेंट्स मैंने आपको बताए ये सब प्री कंडीशंस थी। अगर ये चीजें ऐसे ना होती तो शायद लाइफ को कभी मौका नहीं मिल पाता उभर कर आने का। धरती का सूरज से एक सही डिस्टेंस पर होना, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। धरती का साइज सही प्रपोर्शन का होना, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ताकि ग्रेविटेशनल पुल सही हो, सही तरीके के एलिमेंट्स को एटमॉस्फेयर में रखने के लिए, एग्जैक्टली वही गैसेस को एटमॉस्फेयर में रखने के लिए जो हम चाहते हैं। तीसरा, धरती के कोर में एग्जैक्टली सही अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड होना, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सूरज की खतरनाक गामा रेज और एक्स रेज से बचा कर रखे। चौथा, सही मात्रा में वोल्केनिक इरप्शंस होना जिससे कि एक सही अमाउंट का ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल सके। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं होगी और वही हालत होगी जो वीनस प्लैनेट पर होती है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है तो वही हालत होगी जो मार्स पर होती है। ज्यादा ठंड होना, एक स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर। नो, बट वीनस के केस में पॉसिबिलिटी होती है अगर वीनस का जो रोटेशन है पड़ा वो कंट्रोल्ड होता। वीनस, मरकरी आगे है वीनस से, बट स्टिल वीनस ज्यादा गर्म इसलिए ही है क्योंकि जो उसका जो खुद का रोटेशन है पड़ा वो इतना ज्यादा धीमा है पड़ा कि उसकी एक साइड काफी टाइम तक गर्म ही रहती है, सिर्फ सीधा सूरज के पास रहती है। लाइक अर्थ 24 घंटे में पूरा रोटेट करती है, तो वो एक बार हीट हुई, फिर रोटेट हुई, फिर सेमी हीट हुई, फिर रोटेट हुई, फिर नॉर्मल हो गई, फिर वापस हीट हुई। ये हमारा साइकिल चलता रहता है। बट वीनस के केस में वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता रहता है। तो एक साइड उसकी पूरी चिल्ड आउट रहती है, एक साइड पूरी की पूरी कंटिन्यूस आती रहती है उस पर हीट सूरज की, और वो पास भी है सूरज के, तो इतना ज़्यादा हीट आने लगता है कि उधर सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है, क्लाउड्स वो वाले हैं पड़े। तो वो रीज़न है। प्लस मार्स अपने आप में इतना छोटा था कि उसका मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो कुछ खासा था ही नहीं, और इतना छोटा होने के कारण विद टाइम जो एज ही सेड की मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा एटमॉस्फेयर बचा रहता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कमी होने के कारण एटमॉस्फेयर बच ही नहीं पाया। एक टाइम पे था बट वो बच ही नहीं पाया, बाद में वो वाइप आउट हो गया। इवन अगर आप मार्स पे जाके सूरज को विद प्रोटेक्टिव हेलमेट देखोगे तो शायद वो थोड़ा नीला दिखेगा, बट अगर विदाउट हेलमेट देखोगे तो आप अंधे हो जाओगे डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। हम सूरज को जो 1-2 सेकंड देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एटमॉस्फेयर देख पाते हैं। अगर हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना होता और हमारी लाइफ होती, हम सूरज को एक टक भी देख लेते, हम अंधे हो जाते डायरेक्ट। को मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं होगी और वही हालत होगी जो वीनस प्लैनेट पर होती है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है तो वही हालत होगी जो मार्स पर होती है। ज्यादा ठंड होना, एक स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर ना मेंटेन कर पाना और सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विड वाटर ना होना। तो दोस्तों, एक चीज का एहसास आपको ये सब सुनकर हो जाना चाहिए कि जो भी कुछ हुआ है
वो बहुत ही अद्भुत है और इसीलिए इस अद्भुत प्लेनेट को बचाए रखना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। इवन यार इट्स अ बैड थिंग कि नेचर को जिसने हमारे को इतना कुछ दिया है उसको अभी भी खुद को खुद से ठीक करना पड़ा है। लाइक इस साल अगर आपने देखा हो तो सारे का सारा वेदर जो है बिल्कुल ही डिफरेंट रहा है। दिसंबर मिड आ चुका है, धुंध सिर्फ 2 दिन पड़ी है, बारिशें इतनी ज़्यादा चली हैं जो काफ़ी 20-25 साल पहले तक शायद चली होगी। मैं 24 साल से धरती पे हूँ, मैंने पिछले साल जो देखी है सबसे ज़्यादा रेन देखी है। मैं नॉर्थ में हरियाणा में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे मैंने रेन मतलब इस साल देखी है सबसे ज़्यादा, पिछले साल कह रहा है सॉरी, इस साल मैंने सबसे ज़्यादा रेन देखी है। लाइक अर्थ को खुद को ही खुद से ठीक करना पड़ रहा है। हम तो उसको ग्लोबल वार्मिंग दे रहे हैं, अंधाधुंध दे रहे हैं, बट वो अपने आप को ठीक करने के लिए इतना ज़्यादा जुनून से लगा हुआ है कि उसने जैसे तैसे करके जुगाड़ करके अपने आप को थोड़ा सा कूल करने की कोशिश करी है। प्लस कोरोना काल ने थोड़ा बहुत हेल्प करा है, कोरोना काल में सब बंद रहा था तो थोड़ा हेल्प आउट हुआ है अर्थ को। उसके अलावा हमने तो भाई ऐसी तैसी कर रखी है भाई, वे क्या बोलूँ भाई, बेशरम है हम। इतनी सारी अलग अलग सही चीजों का एक साथ हो पाना इतना रेयर है, इतना रेयर है। शायद यही कारण है कि आज तक हम कभी किसी एलियन लाइफ को नहीं ढूंढ पाए। स्केलर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ओके सो आई होप आपको मेरे साथ देखने में ये मजा आया हो। स्पेस की जितनी भी आए ना भाई, कहीं से भी आए, रिएक्शन चाहिए तुम मेरे को बताओ, तुम्हारा भाई रिएक्शन लेके आएगा। व्यूज गए घुइयां के खेत में, मेरे को ये चीज देखनी है, सुननी है, तुम सबको सुनानी है ताकि मजा आए भाई। फील आता है, फैसिनेटिंग है बड़ा स्पेस साइंस। सो दैट वाज माय रिएक्शन ऑन वेयर डिड अर्थ कम फ्रॉम बाय ध्रुव राठी। भी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर, सायोनारा।